हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस। तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स को निकाल के तैयार हो जाओ। तो शुरू करेंगे बच्चों आपके साथ डिस्कशन। सीबीएसई सैंपल पेपर आप देख रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चनों की संख्या अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो है 34, जिसमें से पहले 17 क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के और अगले 17 क्वेश्चंस हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो आज का हम पहले 17 क्वेश्चनों पर केंद्रित रखेंगे अपना पूरा कार्यक्रम, यानी पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। इन्वेंट्री इज ए डैश कॉन्सेप्ट वेयर एज चेंज इन इन्वेंट्री इज ए डैश कॉन्सेप्ट। तो हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत ना पड़े, इतनी तैयारी हमें पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री जो होता है वो होता है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, लेकिन उसी इन्वेंट्री में अगर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक समय से दूसरे समय के बीच का कुछ चेंज हम निकाल रहे हैं, तो ये होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो पहले फिल इन द ब्लैंक में स्टॉक आएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक में फ्लो आएगा। तो ऑप्शन के अनुसार स्टॉक कॉमा फ्लो बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बन गया सही। तो ऑप्शन नंबर ए सही। इसके बाद बच्चों पहले क्वेश्चन में एक चॉइस आएगी, 1 नंबर के क्वेश्चन में एक चॉइस अवश्य मिलेगी, ये नियम है। तो देखो ये रहा चॉइस का क्वेश्चन। इसमें लिखा है इफ एन इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज 200 एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा इज 40। NFIA के फॉर्मूले की अगर बात करें तो NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। तो NFIA दे रखा है 200, फीफा तो पता नहीं है, और फीटा दे रखा है 40। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो फीफा की वैल्यू आएगी सही, बच्चों ने सही बताई, सी 240 करोड़। तो बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको हमेशा, ठीक है ना। Question number 2. In the present COVID-19 times, many economists have raised their concern that Indian economy may have to face a deflationary situation. बहुत से अर्थशास्त्रियों को लग रहा है कि भारत में डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी ड्यू टू द रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटियां, क्योंकि गतिविधियां इकोनॉमिक कम हो गई। सपोज यू आर ए मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI। तो सोचो कि बच्चों आप RBI की कमेटी के एक बहुत ही पावरफुल सदस्य हो। यू हैव सजेस्टेड दैट एज द सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक, बैंकों के सुपरवाइजर के तौर पर, अब फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, 2 में से एक ऑप्शन आएगा, रिस्ट्रिक्ट या रिलीज ऑफ द मनी सप्लाई बी एंश्योर्ड बाय द RBI। तो सोचो कि दादाजी को क्या करना चाहिए। भारत में अगर हालात डिफ्लेशन जैसे हैं, डिफ्लेशन का मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, वैसे ही देख ही रहे हो कोविड में कहां है लोगों के पास पैसे, बुरे हाल है। तो ऐसे में दादाजी और पैसे देना चाहेंगे, रिलीज करेंगे या रोकेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये देखना है, ये भरना है। तो इसका सही आंसर होगा, हाँ सही भेजा बच्चों ने, रिलीज। ठीक है ना, मतलब दादाजी और पैसे इकोनॉमी में रिलीज करेंगे। तो सही आंसर हो गया रिलीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 1 नंबर का है। सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू, यानी मनी सप्लाई की बात कर रहा है कि मनी सप्लाई क्या है। तो मनी सप्लाई याद करो, हमने पढ़ रखा है। मनी सप्लाई के अंदर डेफिनेशन है करेंसी जो पब्लिक के साथ है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंकों के पास हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहां दे रखा है, ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी में, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, and demand deposit with commercial bank.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। कह रहा है भाई करेक्ट फॉर्मूला पहचानो कौन सा है। करंट अकाउंट का सरप्लस कह रहा है रिसिप्ट लेस देन पेमेंट, तो ये तो गलत है। एक तरफ हम कह रहे हैं सरप्लस है और एक तरफ हम कह रहे हैं रिसिप्ट कम है, तो ये तो गलत है। करंट अकाउंट सरप्लस, रिसिप्ट ज्यादा पेमेंट से, ये सही लग रहा है क्योंकि सरप्लस का मतलब है रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट्स कम है, ये सही लग रहा है। बाकी सी में लिखा है, हालांकि अब सही हो गया भी तो वो तो यही होगा वैसे तो आंसर, बट फिर भी अपना मन संतुष्ट कर लो। बैलेंस करंट अकाउंट का मतलब होता है दोनों बराबर हैं, लेकिन ये तो कह रहा है नॉट इक्वल, तो ये भी गलत कह रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि भाई रिसिप्ट्स कम होनी चाहिए, अब वो कह रहा है रिसिप्ट्स लेस देन इक्वल टू क्यों होगी भला, तो ये भी गलत कह रहा है। तो मतलब बी ऑप्शन जो कह रहा है वो सही कह रहा है, बाकी सब गलत कह रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे, तो एक बार पढ़ो पहले। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है बताओ क्या सही है। चलो पहला यही पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कह रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ये बात गलत है क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो सरकार का कोई रोल ही नहीं होता, तो ए स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो छोड़ो आगे बढ़ो। बी, इन द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी, तो ये भी बच्चों गलत है। मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, दादाजी इंटरफेयर करते हैं क्योंकि रिजर्व दादाजी के पास होते हैं, सरकार नहीं है, तो ये भी गलत है बी। उसके बाद सी, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ये सही है, मैनेज फ्लोटिंग के अंदर दादाजी ही इंटरवीन करते हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन को ठीक करा जा सके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी डी पढ़ लो। इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट, तो ये तो वैसे ही गलत है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस थोड़ी ना करते हैं, सरकार करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद सिक्स्थ, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी, भाई कोई रियल एस्टेट कंपनी है, मान लो डीएलएफ है या कोई भी बिल्डर कंपनी समझ लो, रियल एस्टेट कंपनी है कोई भी, रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल न्यूयॉर्क, उसे रेंट मिला, गूगल की कंपनी न्यूयॉर्क वाली से रेंट मिला, विदेश से रेंट आ रहा है हमारे पास, दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन, कह रहा है बताओ ये कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे, तो आपने पढ़ रखा है, अगर इनफ्लो होता है पैसा आता है बाहर से तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ रखा है कि नहीं? हाँ सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लो को। ऑफ कौन सा अकाउंट? अब भाई रेंट मिला तो ये तो एक सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट इनकम है, और ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है ये आपको लिखवा रखी है करंट अकाउंट का पात्र होती है, तो ये हो जाएगा करंट। तो अब ऐसा सही ऑप्शन देखो जिसमें पहले क्रेडिट लिखा हो और फिर करंट लिखा हो, यानी ऑप्शन ए। तो पहला फिल इन द ब्लैंक क्रेडिट, दूसरा फिल इन द ब्लैंक करंट। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 10 कह रहा है कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ के 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स देने हैं, इसको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, CBQ। तो पढ़ लेते हैं, चलो दिया है उसने इतने मन से तो एक बार पढ़ लेते हैं ना, ऐसे निरादर नहीं करना किसी बात का। पढ़ो, RBI कट रेपो रेट टू 4.4%, RBI ने रेपो रेट कम कर दिया, द लोएस्ट इन द लीस्ट 15 ईयर्स, 15 साल में सबसे कम है ये। ऑल्सो इट रिड्यूस द CRR,
आरबीआई ने सीआरआर भी कम कर दिया। मेंटेन्ड बाय द बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 7 ईयर, 7 सालों में सीआरआर फॉर ऑल द बैंक वाज कट बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। सीआरआर सभी बैंकों के लिए 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया। टू रिलीज 1.37 लाख करोड़ अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। तो वैसे ये बात बच्चे को खुद ही पता होनी चाहिए कि अगर सीआरआर कम करा है दादाजी ने तो बैंकों की लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि बैंकों के पास 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में रिलीज हो गया, आ गया। आरबीआई गवर्नर प्रिडिक्टेड ए बिग ग्लोबल रिसेशन। तो दादाजी सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा एक दुनिया भर में रिसेशन आ सकता है। एंड सेड इंडिया विल नॉट बी इम्यून, और इंडिया इससे बचेगा नहीं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इंडिया रेस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन। ये निर्भर करता है भारत अब इससे कैसे लड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड में वीकन, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और आप देख ही रहे हो आजकल डिमांड कम है लोगों की, है ना। आजकल डिमांड कम है लोगों की, कहां कोई शॉपिंग या कोई सामान खरीदने जाता है, कुछ नहीं। एंड ईज कोर इन्फ्लेशन, और इसीलिए इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो जाएगा, ईज आउट हो जाएगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी बच्चों खबर, ठीक है। तो पढ़ ली सारी अंग्रेजी, ठीक है सर पढ़ ली। अब क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ए कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू। कह रहा है जब आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो इससे डैश द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, तो धीरे धीरे पहले सुनो। जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है। लोगों के पास पैसा थोड़ा सा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोग धीरे धीरे डिमांड बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इसमें हम लिखेंगे कि धीरे धीरे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब लिखा है 8th, डिक्रीज इन सीआरआर विल लीड टू। कह रहा है सीआरआर में डिक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, तो कैश रिजर्व रेशियो कम करा आरबीआई ने तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये तो साथ साथ गलत है। नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, ये भी साफ साफ गलत है। सी राइज इन एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल यही सही है। और ऊपर भी यही बात बताई थी कि अगर कैश रिजर्व रेशियो कम करा है तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब लोग अब चीजों की ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इसीलिए राइज इन एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद सर नंबर 9 भी दिखाओ। नंबर 9 में है द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एक्सीड्स यानी ज्यादा है द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओ कह रहा है कि जब एग्रीगेट डिमांड, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाले से, तो उस सिचुएशन को क्या कह दें। अब ये तो आधों को याद ही नहीं हो सकता। हाँ सर सही कह रहे हो, ये सब बातें तो सुन के ही चक्कर से तो आ गए। तो इसके लिए आपको लेके चलते हैं कुछ भूली बिसरी पुरानी यादों पर। हाँ सर एक बार लेके चलो। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हुआ करते थे, हाँ सर। उसके बाद ये एग्रीगेट डिमांड हुआ करता था, हाँ सर। और एग्रीगेट डिमांड अगर हम देखें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, अगर हम देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, कुछ ऐसा होता था। हाँ सर ऐसा कुछ होता था। और फिर हम कहते थे कि अगर मैं एक ऐसा एग्रीगेट डिमांड बनाऊं विच इज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो वो ऐसा बनता था। हाँ सर कुछ भी याद नहीं है, जिसे बोलते थे एडी डैश। तो बच्चों ये तो होता है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये तो होता है
जो एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, और ये एग्रीगेट डिमांड है एक तरह से वो जो अभी चल रहा है एक्चुअल वाला। तो वो ये कह रहा है, सवाल की अंग्रेजी ये कह रही है कि भाई एक्चुअल वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व एक्सीड कर रहा है रिक्वायर्ड वाले एग्रीगेट डिमांड कर्व से। ठीक है ना, ये देखो एक्सीड कर रहा है, दोनों के बीच में एक गैप है, वो एक्सीड कर रहा है। तो वो ये पूछ रहा है बताओ इस गैप को क्या कहते हैं। आया कुछ याद? नहीं सर कुछ भी याद नहीं आ रहा। वेरी गुड। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसका आंसर होगा इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब ये सब बच्चे आंसर में से देख देख के भेज रहे हैं, इन्हें पता कुछ नहीं है, ये सोच रहे हैं सर तो बेवकूफ हैं। तो ये आपको नहीं पता, मुझे पता है। तो उसने ये अंग्रेजी में लिख के दिया है बच्चों, ये अंग्रेजी में लिख के दिया था कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर रहा है रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से। तो वो पूछ रहा था ये कौन सी सिचुएशन है, तो ये होती है इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन। चलो ठीक है। उसके बाद नंबर 10 भी बताना था पैराग्राफ के हिसाब से। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर। कह रहा है एक्सेस डिमांड का क्या प्रभाव पड़ता है कीन्स के थ्योरी के हिसाब से। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो देखते हैं। डिक्रीज इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, गलत। एक्सेस डिमांड में ऐसा तो नहीं होता। डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट, गलत। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो वैसे ही गलत, सरासर गलत। सी, इंक्रीज इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। तो ये बच्चों आधा सही है लेकिन पूरा गलत है, मतलब आधा सही है लेकिन कुछ गलत भी है। तो जनरल प्राइस लेवल तो बढ़ेगा, वो बात तो ठीक है, चलो मान ली एक्सेस डिमांड है तो प्राइस लेवल तो बढ़ेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि भाई इनकम भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये सब नहीं, ये गलत कह रहा है। आधा सत्य है आधा सही गलत है। डी, नो चेंज इन आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अरे वाह, तो कह रहा है प्राइस लेवल तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है एक्सेस डिमांड जब होती है तो इन्फ्लेशन होता है, ये तो पता है, लेकिन आउटपुट वगैरह में कोई चेंज नहीं होता। तो बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, तो कई बच्चे सी भेज रहे थे, तो सी में कुछ बातें असत्य हैं, कुछ सही थी, तो हम उसको पूरी तरह ट्रू नहीं कह सकते, लेकिन डी बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन। अब उसके बाद देखते हैं 11 में क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है स्टेट विद वैलिड रीजन। समझे, ये कई बच्चे पूछते हैं सर रीजन देना जरूरी है क्या ट्रू फॉल्स में। हाँ जी, रीजन देना जरूरी है ट्रू फॉल्स में। पहला, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, लिख लेते हैं ताकि भूले ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, अच्छा। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी लिख लेते हैं। कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। कह रहा है ये दोनों एक ही बातें हैं। चलो मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वैल्यू एडेड मेथड में ये सिखाया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर का हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, हां सर। सेकेंडरी सेक्टर का भी वैल्यू एडेड निकालते हैं, हां सर। टर्शरी सेक्टर का भी वैल्यू एडेड निकालते हैं, हां सर। और जब हम तीनों सेक्टरों के वैल्यू एडेड को जोड़ देते हैं, यानी कि ऐसे लिख लेता हूं, सिग्मा जोड़ लेते हैं तीनों सेक्टरों के वैल्यू एडेड को, तो उसे बोलते हैं जीडीपीएमपी। तो अब बताओ क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपीएमपी वन एंड द सेम थिंग है, ट्रू या फॉल्स।
चलो मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये उंगली है, ये भी उंगली है, ये भी उंगली है, ये भी उंगली है, ये अंगूठा है, ये बन गया हाथ बन गया, ठीक है। अब अगर कोई ये बोल दे कि इसका मतलब और हाथ का मतलब वन एंड द सेम थिंग है, ये हाथ है, अगर कोई ये कह दे ये हाथ है सर, तो ठीक है, बात तो थोड़ी ठीक है, लेकिन इसको ट्रू नहीं कहा जा सकता। इसको कहेंगे ये उंगली है, ये हाथ नहीं है, दिस इज फिंगर, दिस इज नॉट हैंड। हैंड क्या होगा, ये हैंड है। तो वो ये कह रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिड ही जीडीपी है। नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडिड सारे के सारे जुड़ने के बाद अगर वो सिग्मा लगा देता तो मैं कहता उसकी बात की हां ठीक कह रहा है, लेकिन उसने तो खाली ये दे दिया कि ये और ये एक ही बात है। तो कई बच्चे ट्रू लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। हां, अब समझे उंगली और हाथ के एग्जाम्पल से, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। और रीजन मैंने बता ही दिया, वो जो कहानी चिपकाई, तो ये फॉल्स है। ओके, हां, तो उंगली और हाथ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब बी देखो, इंटरमीडिएट गुड्स कह रहा है जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और आर ऑलवेज ड्यूरेबल, ये हमेशा लंबी अवधि तक चलेंगे। बताओ, अपना ज्ञान बांटिए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, तो ये सही है, सब बच्चों ने सही कहा, मतलब कि फॉल्स कहा है ना। तो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है भाई, रॉ मटेरियल होता है तो रॉ मटेरियल तो पता चला आज आया और आज ही खत्म। तो मान लो कोई हलवाई है, हलवाई ने दूध खरीदा, तो दूध आज खरीदा, उसको फटाफट से डाल दिया कढ़ाई के अंदर और उससे खोया बनाना शुरू कर दिया, तो बस दूध तो खत्म हो गया, कहां ड्यूरेबल रहा वो। तो इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा ड्यूरेबल रहेंगे, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ए, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ओनली, कह रहा है करंट अकाउंट के अंदर आप सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड करते हो गुड्स और सर्विसेज का। तो बताइए जी। तो ये तो मुझे पता है सब सही बताएंगे, क्योंकि ये तो सब आपको मैंने सिखा रखा है कि भाई करंट अकाउंट के अंदर, चलो पूरा नहीं बना रहा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी आती है, इसके अलावा तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी आती है, इसके अलावा तो यूनिलैटरल ट्रांसफर भी आते हैं। तो खाली सिर्फ, उसने कहा सिर्फ ये दोनों आते हैं, तो ये तो गलत कह रहा है, सिर्फ ये दोनों नहीं आते, और भी बातें आती हैं करंट अकाउंट में, तो इसीलिए ये तो हो गया फॉल्स, ठीक है। और बी भी पढ़ लेते हैं। बी, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। बताइए जी, हमने विदेशों से बोरो करा, तो उसे कह रहा है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा बीओपी? हां सर पढ़ रखा है, लेकिन अभी याद कुछ भी नहीं है। डेबिट साइड बोले तो आउटफ्लो, क्रेडिट साइड बोले तो इनफ्लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से उधार मांगा, आईएमएफ से उधार मांगा, किसी और फॉरेन कंट्री से उधार मांगा। तो जितनी भी बोरोइंग आप कर रहे हो वो आपको कौन सी साइड पर लिखवा रखी है नोट्स के अंदर? सर क्रेडिट साइड पर। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि हम उसे डेबिट साइड पर लिखेंगे, सवाल वाला कह रहा है कि हम उसे डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो सर इसका मतलब सवाल वाला गलत कह रहा है, ठीक है। ओके, चलो तो अब एक बार ये बताओ कि 12 क्वेश्चंस हो गए, मतलब कि
12 क्वेश्चन तक बिल्कुल क्लियर हो गया? किसके बिल्कुल फुल नंबर है तो थम्स अप भेजो। ओके, ओके, ठीक है। चलो अब देखते हैं और क्या कह रहा है वो। अब और चॉइस, भाई आपको मान लो ट्रू फॉल्स से नफरत है, आपको लगा ना 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 भाई ये ना करूंगा मैं, तो आपके लिए चॉइस है बच्चों, एक 3 नंबर में एक चॉइस कंपलसरी है, फिक्स है, वो आएगी। तो क्या कह रहा है? ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट, कह रहा है ट्रेड डेफिसिट को होना ही पड़ेगा इफ ए कंट्री इज फेसिंग ए सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। कह रहा है अगर कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट को फेस कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को CAD भी बोल देते हैं। अच्छा जी, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट विद ए वैलिड रीजन, कह रहा है वैलिड रीजन के साथ बताओ। चलो जी, तो अब आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है। हाँ सर, अब तो हम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा बैठे हैं। वेरी गुड। चलो, तो मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, BOP का सिर्फ करंट अकाउंट बना रहा हूं। ये है क्रेडिट साइड, ये अब सबको पता है। हाँ सर। ये है डेबिट साइड, ये भी अब सबको पता है। हाँ सर, ठीक है जी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखते हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस लिखते हो, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड लिखते हो, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड लिखते हो, तो कुल मिलाकर सारी रिसिप्ट आ जाती हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिखते हो, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड लिखते हो, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड लिखते हो, तो कुल मिलाकर सारी पेमेंट्स आ जाती हैं। हाँ सर, ठीक है। अब एक बार सवाल दोबारा से पढ़ें। चलो, कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही, मस्ट एग्जिस्ट। तो पहले तो ये देखते हैं ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, पहले इसे देखते हैं। बच्चों, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला डेफिसिट, उसे शॉर्ट में ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही अगर कंपनी के करंट अकाउंट में डेफिसिट है, ये कह रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट तो होगा ही अगर देश का करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि आपके दांत में तो दर्द होगा ही अगर आप रो रहे हो, यह कहना चाह रहा हूं कि आपके दांत में तो दर्द होगा ही अगर आप रो रहे हो। अब देखते हैं क्या यह बात सच है। बच्चों, मान लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं 100 और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं 20, ठीक है। मान लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं 100 और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं 20, तो बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या आंसर आ रहा है, एक बार भेजना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या आंसर आएगा? सर ये क्या पूछ रहे हो सर, चक्कर आ गए, 1 मिनट उठने तो, जरा नीचे गिर गए। हाँ, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर दो, तो इसका मतलब 80 आ रहा है और ये 80 फेवरेबल आ रहा है, यानी सरप्लस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपके दांत में दर्द नहीं है, इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट नहीं है, दांत में दर्द नहीं है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी डेफिसिट नहीं है, वो सरप्लस है 80। अब मैं बाकी चीजें लिख रहा हूं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 10,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 100, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड 10, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड 100, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड 10, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड 100, तो टोटल रिसिप्ट 130 और टोटल पेमेंट्स 320। अब पूरे करंट अकाउंट को देखो ध्यान से आंखें खोल के। पूरे करंट अकाउंट में 130 की रिसिप्ट्स हैं, पूरे करंट अकाउंट में 320 की पेमेंट्स हैं। तो करंट अकाउंट में डेफिसिट है कि नहीं? देखो, रिसिप्ट है 130, पेमेंट्स है 320। तो हां सर, 190 का डेफिसिट है करंट अकाउंट में। इसका मतलब आप रो रहे हो, इसका मतलब आप रो रहे हो। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या दांत में दर्द होगा ही अगर आप रो रहे हो? क्या यह कहना सही है अब कि दांत में तो दर्द होगा ही अगर बच्चा रो रहा है? कह सकते हैं ऐसा? नहीं ना। क्या पता पापा ने थप्पड़ मारा हो, क्या पता मम्मी ने बेलन मारा हो, किसी भी कारण से रो सकते हो आप। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो किसी भी कारण से हो सकता है, क्या पता ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो। तो ऐसा कहना गलत होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का तो डेफिसिट होगा ही अगर ये है, तो ये गलत है बात, और हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। हां बिल्कुल सही। तो बच्चे कह रहे हैं रिफ्यूट, वेरी गुड। तो आप यही लिखोगे आंसर में कि मैं इस स्टेटमेंट से साहब सहमत नहीं हूं, और क्यों नहीं हूं तो वो आप समझा दोगे जो मैंने आपको समझाया। चलो ओके, तो रिफ्यूट कर दिया सबने, ठीक है। तो ये हो गया जी 3 नंबर वाले क्वेश्चनों का समापन। फिर आएंगे 4 नंबरी। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। कह रहा है मनी मल्टीप्लायर बताओ। तो मनी मल्टीप्लायर तो बच्चा नर्सरी का बच्चा भी जानता है। मनी मल्टीप्लायर मतलब फॉर्मूला तो है वैसे 1/LRR, और बेसिकली मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है कि मनी जो है, बैंक जो मनी क्रिएट कर रहे हैं वो कितने गुना क्रिएट कर सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट की मदद से। बस, तो उसको बोल देते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो ये तो एक लाइन की परिभाषा हो ही जाएगी। अच्छा, बी, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बच्चों, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी एक वर्ड होता है, ये भी एक टर्म होती है। तो जैसे हम लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं और हम लीगल रिजर्व रेशियो बोल के पढ़ते हैं पूरा, उसी को रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो एक ही बात है। तो मन की आंखों से इसको आप LRR के तरह ही देखो, मन की आंखों से। तो कह रहे क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो कह रहा है इस बात को जस्टिफाई करो, इस बात को कह रहा है जस्टिफाई करो यूजिंग ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो सर ये तो बड़ा मुश्किल है सर, हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सर, हम भोले मासूम बच्चे हैं। अरे तो भोले मासूम बच्चों, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा हाइपोथेटिकल एग्जांपल से। मान लो इनिशियल डिपॉजिट ले लेता हूं मैं 1000 और लीगल रिजर्व रेशियो ले लेता हूं 20%, ठीक है सर। तो क्रेडिट क्रिएशन कितना आएगा सर? क्रेडिट क्रिएशन सर हमें तो निकालना आता नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला या टोटल मनी डिपॉजिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर हमें कुछ भी याद नहीं है सर, ये पता नहीं सर क्या है बातें। इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट मान लो हमने 1000 ले रखा है, LRR हमने 20% ले रखा है। तो 20% को बच्चों मैं 20/100 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं चलो। तो ये सॉल्व करके आएगा 5000। तो कितना क्रेडिट क्रिएट हो रहा है? 5000। अब देखना ध्यान से, अब उसने कहा मनगढ़ंत एग्जाम्पल लेके बताओ। तो मान लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट तो वो ही रखेंगे 1000। अब LRR मैं बढ़ा देता हूं,
LRR को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, LRR को इंक्रीज कर देता हूं, 20% से बढ़ाकर कर देता हूं 50%, ओके। तो अब टोटल मनी क्रिएशन कितना आएगा, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, 50% को ऐसे लिख दिया, तो अब टोटल मनी क्रिएशन कितना आएगा, 2000। तो अब देखो क्या इन्फ्रेंस निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कि मैंने जब LRR को इंक्रीज करा, 20% से बढ़ा के 50% करा, तो मेरा मनी क्रिएशन 5000 से कम होके 2000 हो गया, ओ गॉड। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर मैं LRR को बढ़ाऊंगा तो मेरा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है, ये बच्चा बच्चा जानता है गली का, ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, एक मनगढ़ंत एग्जांपल से ये साबित कर दिया कि क्रेडिट क्रिएशन इनवर्सली रिलेटेड है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के। तो हमने इस मनगढ़ंत एग्जांपल से साबित कर दिया बच्चों कि LRR बढ़ा तो टोटल मनी क्रिएशन कम हो गई, तो हमने बता दिया कि इनवर्स रिलेशन है। ओके, तो बच्चों ने भी यही भेजा, चलो वेरी गुड। तो ये 4 नंबर पक्के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 4 नंबर का है। इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कंजम्पशन इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5y। तो सबसे पहले इसका मतलब, अगर हम कंजम्पशन का फॉर्मूला याद रखें C बार प्लस BY, तो उससे मुझे दो बातें सीधी सीधी पता चल गई कि C बार तो है 200 और B है 0.5 या MPC जिसको कहते हो आप। वेयर C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड Y इज नेशनल इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 400 करोड़, कह रहा है इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ है, I भी पता चल गया। इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल ऑफ 1500 करोड़, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर है 1500 करोड़ पर। तो इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम तब होता है जब इनकम बराबर हो C प्लस आई के, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चों, जब इनकम बराबर हो C प्लस आई के। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, यानी इनकम की बात करूं, वो तो उसने कहा है 1500 करोड़ है, ठीक है, तो इसे तो अभी निकाल के अलग छोड़ दिया, ऐसे लिख लिया। और राइट हैंड साइड की बात करूं, C प्लस आई, और C का फॉर्मूला यहां दे रखा है 200 प्लस 0.5y और प्लस I हमें दे रखा है 400, Y की वैल्यू 1500 पुट कर देते हैं, Y की वैल्यू 1500 पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा 750, और 750 प्लस 200 950, 950 प्लस 400 कितना आएगा, 950 प्लस 400, 950 प्लस 400 1350 करोड़ आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ रहा है, मतलब वो तो दिया ही है 1500 करोड़, और राइट हैंड साइड आ रहा है 1350 करोड़। तो क्या आप कह सकते हो कि बताओ क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है? हाँ, वेरी गुड। नहीं है, बिल्कुल सही। तो नो लिखेंगे, नो, बड़ा बड़ा नो, द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। और जस्टिफाई हमने कर ही दिया कि भाई देखो इनकम है 1500, जबकि बराबर होनी चाहिए वो C प्लस आई के, और C प्लस आई जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ रहा है 1350 करोड़। तो इसका मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ने भी कहा नहीं। तो 4 नंबर पक्के।
फिर आपको लगा कि नहीं सर ये न्यूमेरिकल हम पढ़ के नहीं गए, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो बच्चों आपको एक 4 नंबर में भी एक चॉइस अवश्य मिलेगी। तो इसका मतलब 1 नंबर में एक चॉइस पक्का हो गई, 3 नंबर में एक चॉइस पक्का हो गई, 4 नंबर में एक चॉइस पक्का हो गई, और बाद में 6 में भी आएगी। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा है, डिफाइन एक्स एंटे सेविंग। तो ये तो नोट्स में लिखवा ही रखा है। एक्स एंटे मतलब कौन सी, जो आप शुरू में बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में प्लान करते हो, और सेविंग तो आपको पता ही है, सेविंग मतलब बचत। तो बस एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या हो गया, जो प्लान्ड सेविंग्स होती हैं इकोनॉमी की, जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में करी जाती हैं, तो उसे बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग। हाँ, और दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। किसे बोलते हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कौन सी, फुल एम्प्लॉयमेंट वो कि जब लोग जो काम करना चाहते हैं उन सभी के पास काम हो, जो लोग काम करना चाहते हैं विच आर विलिंग टू वर्क इज एम्प्लॉयड या इज डूइंग द वर्क, तो उनके पास काम भी है, तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, या जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कह लो। तो जो भी लोग काम करना चाहते हैं उन सभी के पास काम है, तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं देश में, तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ही। अच्छा, उसके बाद है जी 15th। ओके, इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है श्रिंक हो गई, कम हो गई, 23% कम हो गई। ओ गॉड, इन अप्रैल जून क्वार्टर एज कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ 19-20। तो पिछले साल ज्यादा थी, इस साल 23% कम हो गई। सजेस्टिंग दैट द लॉकडाउन हैज हिट द इकोनॉमी हार्ड, जो ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहरा धक्का लगा है। हां सर, स्टेट मतलब बताओ, और डिस्कस भी करो, खाली बताना नहीं है, डिस्कस भी करना है, कहीं सीधा बता दिया, डिस्कस भी करना है। कोई भी 2 फिस्कल मेजर्स दैट मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू करेक्ट द सिचुएशन। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये तो कहानी दे रखी है कि लॉकडाउन हो गया, श्रिंक हो गई जीडीपी, डराने के लिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है, कोविड के चलते लोगों की इनकम कम हो गई है, डिमांड कम है, जानते ही हो, तो इतना तो सब हम जानते ही हैं, लोग खर्चा नहीं कर रहे, पैसे कम है सबके पास। तो सरकार क्या चाहेगी कि लोगों की इनकम बढ़े, लोगों के पास ज्यादा पैसे पहुंचे। तो सरकार ज्यादा पैसे पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से 2 बातें क्या करेगी, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एक तो सरकार टैक्सेस को कम कर देगी, ताकि जो लोगों के पास इनकम पहुंच रही है, तो भाई थोड़ा तो टैक्स कम लगेगा, जब टैक्स कम लगेगा तो लोगों के पास इनकम थोड़ी ज्यादा बची रहेगी, ज्यादा बची रहेगी तो थोड़ा खर्चे वर्चे वो ज्यादा कर लेंगे। तो सरकार एक मेजर तो क्या करेगी, वो टैक्स को कम कर लेती है। तो ये तो हो गया, मतलब इसकी मेन हेडिंग लिख दूं? हाँ सर, तो ये तो मेजर हो गया गवर्नमेंट रेवेन्यू वाला, तो वो तो सरकार ने कम कर लिया, अपने टैक्सेस तो कम कर लिया, अपना रेवेन्यू थोड़ा कम कर लिया, और सरकार अपने खर्चे यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो बढ़ा देगी। ये भी आपको समझा रखा है। जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है, भाई मान लो ज्यादा रोड्स बननी शुरू कर दी, ज्यादा ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, तो मजदूरों को काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा तो उन्हें वेजेस मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको धीरे धीरे इनकम होनी शुरू हो जाएगी। तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा लेगी ताकि लोगों तक ज्यादा पैसे थोड़ा पहुंच जाएं। तो फिस्कल पॉलिसी में सरकार ये 2 बातें करेगी, और इनके बारे में आप एक्सप्लेन भी कर दोगे, तो बस 4 नंबर पक्के। तो फिस्कल पॉलिसी के यही 2 मेन पॉइंट्स लिखना बच्चों, यही 2 लिखना। 3 पूछता तब आप पब्लिक बोरोइंग पे जाते, 4 पूछता तब डेफिसिट फाइनेंसिंग पे जाते, 2 पूछ रहे हैं तो यही दोनों। ओके, चलो अब आ गए 6 नंबरी, 16 और 17। तो इसमें एक में चॉइस होगी, जैसे 16 में दे रखी है चॉइस।
क्या कह रहा है 16 में, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय वुमेन। भाई घर में महिला जो है, जो डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म कर रही है, मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसे लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी गतिविधि नहीं मानते। डिफेंड और रिफ्यूट, तो बताओ जी, पहले अपना भेजो तुक्का। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। हम डिफेंड करेंगे, मतलब ये बात सही है। ये बात क्यों सही है? क्योंकि हाउसवाइफ की या होम मेकर की सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। भाई घर में मदर जो काम करती हैं, क्या आप उस काम को, उस मेहनत को, उस प्यार को पैसों में तोल सकते हो क्या? जूते पड़ेंगे, नहीं। तो इसीलिए मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं हो सकती, तो इसीलिए जीडीपी में ये काउंट ही नहीं होगा। सेकंड, कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ ए साइक्लोन। बच्चों कहीं पर साइक्लोन आया और वहां पे जो विक्टिम्स थे, जो बेचारे मतलब जिन्हें चोट लग गई, उन्हें कॉम्पनसेशन दे रही है सरकार वेलफेयर के तौर पर। तो अब बताओ, क्या ये नेशनल इनकम एस्टिमेशन में जुड़ेगा या नहीं? तो बताइए रीजन के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें जो ये वर्ड आ रहा है कि विक्टिम्स, है ना, विक्टिम्स, तो विक्टिम्स को बच्चों सरकार पैसे दे रही है, तो इसको हम मानते हैं कि ये एक प्रकार से ट्रांसफर पेमेंट है ना, सरकार की तरफ से एक ट्रांसफर पेमेंट है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन भी तो क्या होता है, आदमी बूढ़ा हो गया, काम तो कुछ कर नहीं रहा, तो सरकार दया भाव से कहती है लो पेंशन ले लो, तो वो भी एक ट्रांसफर पेमेंट होती है। तो इसी तरह से भाई साइक्लोन के ये विक्टिम्स हैं, ये कुछ सर्विसेज तो देंगे नहीं, बस सरकार दया भाव से इन्हें वेलफेयर के पैसे दे रही है, तो इसीलिए ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। तो इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ सही। उसके बाद सर, उसके बाद बस ये छोटा सा एक क्वेश्चन है और वाला, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें लिखा है जी, सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स वॉज 2000 इन 18-19। कह रहा है कि भाई एक कोई देश है, उस देश का जीडीपी 2018-19 में, बना लेता हूं, ये देश है एक्स, उस देश का जीडीपी है 2000 करोड़, ठीक है, 2018-19 में। फिर कह रहा है वेयर एज जीडीपी ऑफ नेशन वाई इन द सेम ईयर वॉज 1,20,000 करोड़। इतना फर्क, ये मैं सही पढ़ रहा हूं, कहीं आंखें धोखा तो नहीं दे रही? मतलब एक देश का है 2000 करोड़ और दूसरे वाई देश का है 1,20,000, ठीक है। फिर इफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू 4,000 करोड़ इन 2019-20, तो बच्चों समय बदला, 2019-20 में एक्स देश का जीडीपी हो गया है अब 4,000, ओके, एंड जीडीपी ऑफ नेशन वाई राइजेस टू 2 लाख करोड़, अच्छा, और नेशन वाई का भी बढ़ गया जीडीपी, वो हो गया 2 लाख करोड़, ओके। तो क्या कह रहा है, कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ द नेशन एक्स एंड वाई टेकिंग 2018-19 एज बेस ईयर। कह रहा है 18-19 को बेस ईयर मानो, तो ये हो गया एक तरह से बेस ईयर, और कह रहा है बताओ किस देश का जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ा। हद हो गई, 12वीं के बच्चे से 6ठी की मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ी, ये प्रतिशत बताओ, कितने परसेंट चेंज हुआ ये निकालो। तो कितना सिंपल है, ये इधर सामने वो खड़ा है गोपू, गोपू कर दोगे तुम सॉल्व, तुम्हारे 6ठी में यही करवाते हैं। उसने निकाल लिया, गोपू ने आंसर निकाल दिया। गोपू आंसर भेज रहा है,
कह रहा है नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100। तो कह रहा है जी इस देश में तो 100% चेंज हुआ है और वाई देश में नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100। बताओ गोपू। तो गोपू कह रहा है 66.67% चेंज हुआ है। तो जब छठी का गोपू कर सकता है तो आप तो 12वीं के दाना वो। हाँ बिल्कुल, गोपू ने भी सही बताया। चलो ठीक है, तो ये हो गया चेंज। बस मुझे तो सवाल एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, कहीं ये फ्री का सवाल कैसे दे दिया 4 नंबर में, वो 6 नंबर में। ओ गॉड, ओ गॉड। कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी, यही पूछ रहा है, कुछ और तो नहीं पूछ रहा। आंखें बच्चों धोखा तो नहीं दे रही। ये 6 नंबर में, 6 नंबर में। ओ गॉड, चलो विश्वास नहीं हो रहा मुझे तो। ठीक है, अब जो है जो है। उसके बाद 17th में क्या कह रहा है, इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो ये बच्चों डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले के ऑब्जेक्टिव बताने हैं ना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो था कि भाई सरकार जो होती है उसको सोचना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को क्या पूरी तरह से प्रॉफिट के लिए लगा दें या हम पूरी तरह से सोशल वेलफेयर पर लगा दें, है ना। अपने रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें, तो सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है कि प्रॉफिट भी देखा जाएगा, सोशल वेलफेयर भी देखा जाएगा। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी भी इसी को ध्यान में रखकर होती है कि अमीर पर थोड़ा ज्यादा लगा देंगे, गरीब पर कम कर देंगे, इस तरह की बातें। तो ये आप डायरेक्टली मतलब कोई भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। और बी में लिखा है डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये भी बच्चों गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है, मतलब कितना डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। गवर्नमेंट बजट के दोनों ऑब्जेक्टिव्स बताने। दूसरे ऑब्जेक्टिव में यह बताना है कि सरकार कैसे अपने बजट के चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है। ठीक है ना। तो इसमें आप बहुत सारी बातें बता सकते हो कि भाई सरकार हो सकता है बजट में ये ऐलान करे कि हम इतनी नई सड़कें बनाएंगे या इतना नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, ताकि इससे बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सरकार ऐलान कर सकती है कि हम रूरल एरियाज में नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो इससे और बहुत लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। सरकार कुछ नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का ऐलान कर सकती है अपने बजट में, तो इससे भी बहुत लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। तो इस तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हो। हाँ इजी था सर, अब बच्चे कह रहे हैं। तो अब बताओ कि पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर अब पक्के, डन, ऑल क्लियर। ओके